उन्नाव पुलिस लाइन के कैंपस में सैकड़ों की तादाद में नरकंकाल मिलने से हंगामा मचा हुआ है। ये नरकंकाल पुलिस लाइन कैंपस के एक कमरे में बंद बोरियों में मिले हैं। कई साल से बंद इस कमरे में पोस्टमार्टम के बाद विसरा रखा जाता था, लेकिन विसरा रूम से सैकड़ों की तादाद में नरकंकाल क्यों रखे गए? बोरियों में भरकर नरकंकाल किसने रखे? ये कंकाल किसके हैं, कहां से आए हैं और पुलिस कैंपस में होने के बावजूद पुलिस को इन कंकालों के बारे में पता कैसे नहीं चला? ये तमाम सवाल अब यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़ी बहस का मुद्दा बन गए हैं, क्योंकि उन्नाव में ही इसी महीने गंगा किनारे सैकड़ों लाशें मिली थी। आज बड़ी बहस का बड़ा सवाल यही है कि यूपी में मिल रहे कंकाल पुलिस की लापरवाही का नतीजा है या किसी साजिश का। यूपी के उन्नाव के परियर घाट में मिली लावारिस लाशों को लेकर मचा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि उन्नाव पुलिस कैंपस में सैकड़ों की तादाद में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। ये तस्वीरें उसी पुलिस कैंपस के कमरे की, जहां बोरियों में सैकड़ों कंकालों को ठूस कर रखा गया है। इन कंकालों के मिलने से कई अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं। मसलन, किन लोगों के हैं ये नरकंकाल? ये सैकड़ों कंकाल कहां से आए? कंकाल कमरों में छिपाकर क्यों रखे गए थे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब उन्नाव पुलिस को देना है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये सब किसने किया धरा है? ये सैकड़ों कंकाल यहाँ रखे किस? इन्हें यहाँ किस मकसद से लाया गया? पुलिस को इन कंकालों का पता क्यों नहीं चला? उन्नाव पुलिस का दावा है कि उनके पास इन कंकालों का पूरा रिकॉर्ड है और इसलिए कंकाल विसरा कक्ष में रखे गए थे। प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां पे पुलिस लाइन अथवा पुलिस लाइन से सटे हुए जगहों पे, जिसको हम पोस्टमार्टम हाउस कहते हैं, चीरघर भी कहते हैं कहीं पे, वो व्यवस्थित हैं, आज भी हैं। तो वर्ष 2008 के पहले उन्नाव का जो पोस्टमार्टम हुआ करता था वो संभवतः इस कमरे में या इससे लगे हुए भवन में हुआ करता था। ये एसपी उन्नाव ने बताया है अपने अभिलेखों के मुताबिक। सवाल ये भी है कि अगर ये कंकाल पुलिस ने ही रखे थे तो किसके हुक्म और किन कानूनों के तहत? जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं पुलिस पे उंगली उठ रही है। पुलिस हमारे समाज में रक्षक का रोल करते हैं और ऐसे में नरकंकाल मिलना पुलिस लाइंस में से कहीं ना कहीं उनको गलत दिखाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जांच हो और जो भी दोषी है वो व्यक्ति पकड़ा जाए। पुलिस लाइन के अंदर नरकंकाल मिलना अपने आप में सवाल बनता है और हमारे उन आरोपों की पुष्टि होती है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। कंकालों के मिलने से इलाके के लोग सकते में। हालांकि यूपी में कंकालों के मिलने का ये पहला मामला नहीं। इससे पहले भी जनवरी 2007 में यूपी के एटा में बंद पड़े पोस्टमार्टम हाउस के मलबे से कई नरकंकाल मिले थे। इसके बाद मई 2009 में अलीगढ़ के जिला मुर्दाघर के सामने भी एक तालाब से 100 मानव कंकाल बरामद किए गए थे। अब सवाल ये है कि क्या फॉरेंसिक साइंस की मदद से इन कंकालों के रहस्यों को खोला जा सकता है? फॉरेंसिक जांच में पता चल सकता है कि कंकाल महिला है या पुरुष का। फॉरेंसिक जांच में पता चल सकता है कि मौत की वजह क्या थी। फॉरेंसिक जांच ये बता सकती है कि मरने वाले की उम्र क्या थी। फॉरेंसिक जांच ये भी बता सकती है कि कंकाल कितना पुराना है। इसके अलावा फॉरेंसिक जांच में ये भी पता चल सकता है कि मरने वाले का स्वास्थ्य कैसा था। जाहिर है ये मामला तूल तो पकड़ेगा और कंकालों से हासिल होने वाली ये जानकारी वो पहला सुराग होंगी जो कंकालों की इस गुत्थी को सुलझाने में अहम कड़ी साबित होंगी। लेकिन क्या यूपी में कंकालों और नदी में लाशों का मिलना महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि इसके पीछे लापरवाही है या फिर साजिश। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पुलिस लाइन में बरसों से बंद पड़े विसरा रूम के अंदर इतने सारे नरकंकाल आए कहां से। तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि विसरा रूम में अगर विसरा प्रिजर्व किया जाता है तो एक छोटे से जार के अंदर किया जाता है। विसरा प्रिजर्व करने की वही प्रक्रिया होती है, तो वहां पर नरकंकालों को भरा किसने? अगला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नरकंकालों को एक साजिश के तहत उस कमरे के अंदर रखा गया और
उसके बाद यह सवाल खड़ा होता है कि क्या इन लाशों को डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हम सरकार के हुक्मरानों से भी पूछेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हम न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी अनुराग मुस्कान हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर आलोक शर्मा जी, उनके राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी जुड़े हुए हैं, जो इसके धार्मिक पहलू की ओर नजर डालेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर क्राइम रवि शर्मा जुड़े हुए हैं। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ेंगे। लेकिन अनुराग, आपने अभी अभी एसपी से बात की, एसएसपी से बात की है, वहां के डीएम्स के साथ आपने संपर्क किया है, कई सारे बड़े अधिकारियों से संपर्क किया है, क्योंकि इंडिया न्यूज की ही एक खबर है। क्या कहना है उनका, क्या रहस्योद्घाटन किया है इन तमाम लोगों ने? दीपक, रहस्य उद्घाटन से ज्यादा वो बचते हुए नजर आए। उनके अपने ही बयान बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। बात कई अधिकारियों से हुई, कई अधिकारी सामने आने को भी तैयार नहीं है। लेकिन अंतिम बातचीत जो मेरी हुई वो अब से कुछ देर पहले उन्नाव के एसपी महेंद्र पाल सिंह से हुई। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2008 तक जिस कमरे में ये नरकंकाल मिले हैं वहां पर पोस्टमार्टम हाउस हुआ करता था अस्पताल का। 2008 के बाद वो शिफ्ट हो गया। उन्होंने ये बताया, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने ये कहा कि आपके पास इन तमाम नरकंकालों के रिकॉर्ड्स हैं, आप वो रिकॉर्ड्स के बारे में क्या बता सकते हैं? उन्होंने कहा कि 1979 से लेकर के 2008 तक के मेरे पास रिकॉर्ड हैं और ऐसी अनक्लेम्ड बॉडीज जो हैं, ऐसे अनक्लेम्ड केसेस जो हैं, उनकी संख्या 400 है। दीपक, जब मैंने उनसे पूछा तो क्या इसका यह मतलब लगाया जाए कि 400 नरकंकाल उस कमरे में मौजूद हैं, तो वो सकपका गए। उन्होंने कहा नहीं, 400 नहीं, 50-55 नरकंकाल। और नरकंकाल भी नहीं, उन्होंने कहा कि बॉडी पार्ट्स हैं, स्कल्स हैं, हाथ हैं, जबड़े हैं, वो भी विसरा रिपोर्ट के लिए रखे गए और बाकी विसरा है वहां जो बॉटल्स में रखा जाता है। दीपक, हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, उस कमरे की हर एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। दर्शक खुद जजमेंट करेंगे, एक भी विसरा की बोतल उसमें दिखाई नहीं दे रही है। उनका कहना है कि वो विसरा बोतल्स बोरियों में भरी हुई हैं, जबकि फटी हुई बोरियों में से नरकंकाल झांक रहे हैं, नरमुंड झांक रहे हैं, कहीं से हाथ झांक रहा है, कहीं से जबड़ा झांक रहा है। एसपी साहब इस सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए कि विसरा के लिए नरमुंड का रखा जाना, स्कल का रखा जाना क्यों जरूरी है, विसरा के लिए जबड़े का रखा जाना क्यों जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि किसके आदेश पर ये बॉडी पार्ट्स रखे गए। सवाल ये उठता है कि अगर आदेश पर बॉडी पार्ट्स रखे भी गए तो जांच पूरी होने के बाद उन्हें डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया गया। हाँ, इस पर उन्होंने थोड़ा सा मानवता दिखाते हुए गलती मानी, लापरवाही मानी। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है और जांच के बाद उस समय के जितने दोषी अधिकारी रहे होंगे, जो मौजूद होंगे जहां जहां, उन्हें ढूंढ करके इस पर कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। दीपक, अनुराग, यहां पर बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर एसएसपी ये मान रहे थे, महेंद्र पाल सिंह, आपने उनका नाम का जिक्र किया, अगर एसएसपी ये मान रहे थे तो उन्होंने क्या अपनी लापरवाही की बात कबूली? देखिए दीपक, जब मैंने उनसे साफ तौर पर पूछा कि महेंद्र पाल सिंह जी, क्या आप ये मानते हैं कि ये पुलिस की लापरवाही है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें सिर्फ पुलिस को दोषी आप नहीं ठहरा सकते, देखना पड़ेगा कि किन किन अधिकारियों से, किस किस विभाग से पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल का केस निकला होगा, क्यों नहीं लोगों ने बाद में क्लेम किया। क्योंकि अगर इस मामले में क्लेम किए जाती बॉडीज या बॉडी पार्ट्स तो इस मामले को तभी संज्ञान में लिया जाता। ये सब अनक्लेम्ड नरकंकाल हैं, अनक्लेम्ड बॉडी पार्ट्स हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि पुलिस की कम से कम इतनी तो लापरवाही आपको माननी चाहिए महेंद्र पाल सिंह जी, कि पुलिस लाइन से लगा हुआ ये कमरा है और 2008 से आपकी नाक के नीचे तमाम नरकंकाल वहां पर बोरों में बंद हैं, तो कम से कम इसकी भनक तो आपको लगती। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, देखिए ये कमरा बंद था और ये सोच करके उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था कि वहां विसरा रखा हुआ है, इसलिए वहां किसी ने जाना जरूरी नहीं समझा। ये तो ठीक है कि जब मामला मीडिया में आया तब हमें भी पता चला कि वहां विसरा के अलावा नरकंकाल भी हैं। नरकंकाल भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी होती है अनुराग, तो उस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए सरकार पुलिस अधिकारियों को बकायदा पैसे देती है। पहले रवि शर्मा हमारे एडिटर क्राइम बता रहे थे कि पहले ये रकम 2000 रुपए की थी, अब ये रकम 2700 रुपए की हो गई है। तो ऐसा तो नहीं कि पुलिस अधिकारियों ने ये रकम अपने जेब के अंदर डाल ली और बॉडीज को फेंक दिया? इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता दीपक।
हमने आईपीएस ऑफिसर लखनऊ से हमारे साथ अमिताभ ठाकुर थे, उनसे भी बात की। उन्होंने सबसे पहली आशंका यही जाहिर की कि ये काहिलपन हो सकता है पुलिस विभाग का। खुद एक आईपीएस अधिकारी होते हुए उन्होंने इसे पुलिस महकमे का काहिलपन बताया, क्योंकि साफ तौर पर रवि ने भी इस बात की जानकारी दी थी कि पुलिस रेगुलेशन एक्ट के आर्टिकल 335A में साफ तौर पर यह इंगित है कि 335A में साफ तौर 135A में माफ कीजिएगा, ये साफ तौर पर इंगित है कि किसी भी तरीके से पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वो अनआइडेंटिफाई बॉडीज का पता लगाए कि इनकी पहचान, इनकी शिनाख्त कैसे हो सकती है, किस धर्म से वो ताल्लुक रखते हैं, और उसका पता लगते ही उनके धर्म के मुताबिक उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए, उनका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन इस मामले में वो नहीं किया गया। इस मामले में नहीं किया गया, तो कुल जमा मामला ये बनता है कि क्या इसके पीछे मानव तस्करी का भी एंगल हो सकता है, मानव अंगों की तस्करी, इसका भी एंगल हो सकता है, क्योंकि बॉडी जो है वो म्यूटिलेटेड यानी कटी फटी अवस्था में वहां पर पड़ी है। किसी का हाथ पड़ा हुआ है, किसी का पांव पड़ा हुआ है, किसी का कंकाल पड़ा हुआ है। क्या इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता? और ये बॉडी पार्ट जो हैं वो डिफरेंट मेडिकल सेंटर्स के अंदर जो शव के पार्ट्स हैं उनके डायसेक्शन होते हैं, उनके जो है उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट से मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई की जाती है और ऐसे शव को खरीदा जाता है। क्या उससे जुड़ा हुआ मामला ये हो सकता है अनुराग? दीपक, यहां किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़े डर की बात यहां पर यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच को अंजाम दे पाएगी। दबी जुबान में पुलिस भी मान रही है कि बहुत बड़ी लापरवाही हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। अब ये मामला मानव अंगों की तस्करी से जुड़ा हो या फिर किसी और मामले से जुड़ा हो, सबसे पहले ये मामला लापरवाही से जुड़ा हुआ है। ये किसकी लापरवाही है, जब तक ये सामने नहीं आएगा तब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कि आखिर इतने सारे नर कंकालों के यहां पर इकट्ठे होने के पीछे रहस्य क्या है। बिल्कुल, इसी रहस्य से पर्दा हम उठाने की कोशिश करेंगे। सीधे चलते हैं हमारे एडिटर क्राइम रवि शर्मा के पास जो मेरे बगल में मौजूद है। रवि, आपका एक क्राइम रिपोर्टर का इंस्टेंट क्या कहता है? देखिए दीपक, जो कहना था एसपी का कि कुछ बॉडीज थी वहां पर और विसरा रूम में पड़ी रह गई, मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूं, सिरे से नकारता हूं, क्योंकि अगर एक बॉडी कुछ दिन भी खुले में रह जाए तो इतनी बदबू हो जाती है उस इलाके में कि वहां पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहां पर एसपी साहब के मुताबिक ही 400 से ज्यादा ऐसे स्कल, ऐसे बॉडी पार्ट्स वहां पर पड़े हुए हैं और उसके ठीक सामने महिला थाना है। यानी 20 कदम की दूरी पर एक लाशों का भंडार गृह है जो जहां पर लाशें सड़ रही हैं और वो इस कदर सड़ी हैं कि हड्डियां निकल आई और फ्लैश बिल्कुल नहीं है वहां पर। जब हमारे रिपोर्टर ने एंट्री ली इस कमरे के अंदर तो बदबू का नामो निशान वहां पर नहीं था। तो एक आशंका तो ये कि क्या पुलिस वालों को जब ये सड़ रही थी उनको पता ही नहीं चला इस बारे में। दूसरी आशंका ये कि कहीं इसके पीछे कोई ऐसा एंगल तो नहीं है कि जिसके तहत एसिड से या किसी और चीज के जरिए पहले मांस को हटाया गया, गलाया गया, जलाया गया और इनका इस्तेमाल किसी और काम के लिए होना था वहां पर। क्योंकि ये बात गले नहीं उतरती है कि इतनी बॉडीज वहां पर नेचुरली सड़ती रही और पुलिस वालों का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं, जबकि 20 कदम की दूरी पर थाना मौजूद हो। बिल्कुल, 20 कदम की दूरी पर थाना मौजूद है और उनका ध्यान गया ही नहीं। तो फिर इसके पीछे रवि क्या हो सकता है? देखिए, जैसी आशंका एक है, बड़ी आशंका वो ये है कि बहुत से मेडिकल कॉलेजेस जो प्राइवेट होते हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए पूरे स्केलेटन की जरूरत होती है और ब्लैक मार्केट में अच्छी खासी कीमत ऐसे स्केलेटन की मिल जाती है। हालांकि वो नकली भी बाजार में मिलते हैं जो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, उनको तारों से जोड़ा जाता है, लेकिन जो असली होते हैं इनकी कीमत ज्यादा होती है। ये एक बड़ी आशंका है यहां पर, क्योंकि जिस तरह से उनको इकट्ठा करके रखा गया था, ये मानना होगा हमको कि ये लापरवाही के साथ पड़े हुए शवों का मामला नहीं है। उनको बाकायदा जब मांस हट गया होती है, ये एक बड़ी आशंका है यहां पर, क्योंकि जिस तरह से उनको इकट्ठा करके रखा गया था, ये मानना होगा हमको कि ये लापरवाही के साथ पड़े हुए शवों का मामला नहीं है। उनको बाकायदा जब मांस हट गया शरीर से कंकाल के, तब उन कंकालों को बाकायदा बोरियों में भरा गया, बोरियों को सीला गया और फिर वहां पर रखा गया और इतनी बड़ी तादाद में। तो ये लापरवाही का मामला पहली नजर में तो बिल्कुल नजर नहीं आता है। साजिश की बू आती है आपको?
बिल्कुल, मुझे साजिश की बू आती है इसके अंदर, क्योंकि थाने के ठीक सामने एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपत्तिजनक हैं, मगर पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस अब कहती है कि 2008 से पहले के स्केलेटन हो सकते हैं, लेकिन स्केलेटन को अगर हम बात करें, जैसा कि अनुराग भी बता रहे थे, जो पुलिस प्रोविजनल एक्ट है उसमें 135A के तहत यह प्रावधान है कि लावारिस लाशों को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा उनके धर्म के मुताबिक। अगर वो हिंदू है तो उन्हें जो है जला दिया जाएगा, अगर ये मुसलमान की बॉडी है तो उसको जमीन में दफना दिया जाएगा। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया, और ये एक दो मामले नहीं है, ये एक बड़ी लंबी चूक है। अगर ये चूक है तो बहुत ही लंबी चूक है। 400 ऐसी बॉडीज जो वहां पर लगातार सड़ रही हैं, वो स्केलेटन बन गए हैं उनके, पुलिस थाने से एकदम सामने है, लेकिन किसी ने भी उनके बारे में नहीं सोचा। बहुत अफसर आए गए होंगे इस बीच में, बहुत सारे ट्रांसफर्स हुए होंगे इस बीच में, बहुत सारे स्टाफ बदला होगा उस थाने के अंदर, लेकिन किसी का इस बारे पे ध्यान ही नहीं गया। ये बात मैं नहीं मान सकता। बिल्कुल आप ये नहीं मान सकते, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, सीधे हम चलते हैं जफर अमीन साहब के पास। समाजवादी पार्टी के नेता हैं जफर अमीन साहब। मेरा सबसे पहला सवाल, उन्नाव की पुलिस लाइन में बरसों से बंद पड़े विसरा रूम के अंदर आखिरकार 100 से ज्यादा नर कंकाल आए कहां से? जफर अमीन साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है जफर अमीन साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आलोक शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है इसके पीछे कि आखिरकार ये 100 कंकाल आए कहां से? अनुराग तो कह रहे हैं कि ये 400 भी हो सकते हैं। देखिए, मैं पूरी तरह से रवि जी की बात से सहमत हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि बाई चांस ऐसा हो गया है या वहां पर बॉडी किसी ने डाल दी और वो पड़ी रह गई और उसका जो अवशेष बचा है वो सामने आज टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोई साजिश की बू आती है। कोई ना कोई साजिश इस तरह की रही है जिसमें पुलिस या किसी अन्य विभाग के डिपार्टमेंट के लोगों की भी कहीं ना कहीं मिली भगत रही है। और अभी तक यूपी सरकार ने इतने डेड बॉडी मिलने के बाद, डेड बॉडी तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कंकाल जो है, उसके बावजूद अभी तक जांच के आदेश तक नहीं दिए हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि सरकार अभी तक तो जो हुआ वो हुआ, अभी तक क्यों सोई हुई है। अभी भी बुक्कल नवाब साहब का जो बयान में देख रहा था, जो समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं, कि 2-4 दिन में पता चल जाएगा। मतलब इतना संवेदनशील मामला होने के बावजूद भी जनता को 2-4 दिन इंतजार करना पड़ेगा ताकि लीपापोती कर दी जाए, जिसको बचाना है उसको बचा दिया जाए, तमाम कागजी कार्रवाई बचाने की कर दी जाए और उसके बाद इसको डिस्क्लोज किया जाए। कागजी कार्रवाई कर दी जाए बचाने के लिए, ये कहना है आलोक शर्मा जी का। लेकिन बड़ा सवाल अब भी उठता हुआ, गौरव भाटिया कह रहे हैं कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग न दिया जाए, डीएम हर तरह की जांच करने के लिए सक्षम है, लेकिन क्यों ना ये राजनीतिक मुद्दा बने। पहले गंगा के अंदर लाशें निकलती हैं और उसके बाद उन्नाव के अंदर ही ऐसा होता है, और उसके बाद एक पुलिस थाने के सामने एक पोस्टमार्टम रूम के अंदर से, जो पुराना पोस्टमार्टम रूम है, जो एक विसरा रूम है, उसके अंदर 100 से ज्यादा नर कंकाल मिलते हैं। आरती मेहरा जी, क्या आपको इसके अंदर साजिश की बू नजर आती है? देखिए दीपक जी, बिल्कुल साजिश है और सपा सरकार का पूरा फेलियर है। जंगल राज नजर आता है। और ये साजिश कब हुई, कितने साल पहले हुई, और फिर कैसे ये यहाँ पे नरकंकाल पहुंचे? क्या ये पोस्टमार्टम का हिस्सा थे? क्या इसमें पैसा बचाने के चक्कर में, अगर पोस्टमार्टम के उसमें अनक्लेम बॉडीज है तो पैसा बचाने के लिए, एक छोटी पैसे के लिए इन्होंने इतना गंदा, इतना घिनौना काम किया, जो खौफनाक तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं। क्योंकि हमारे भारत संस्कृति के हिसाब से अंतिम संस्कार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और अंतिम संस्कार के लिए अनक्लेम्ड बॉडीज को सरकार की जिम्मेदारी होती है। उसका एक पैसा तय है, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इसमें इससे बड़ी साजिश नजर आती है। और पुलिस ऑफिसर्स पे, पुलिस डिपार्टमेंट पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आपकी आंख के नीचे इतना सब कुछ हो रहा है, इतना घिनौना और खौफनाक दृश्य पड़ा हुआ है, और आपको पता ही नहीं चल रहा। आपको पता ही नहीं चल रहा। आप इसे सिर्फ एक लापरवाही का नाम देना चाहते हैं। आपने अभी तक इसकी जांच भी नहीं शुरू करी। मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ बड़ा भी हो सकता है, साजिश हो सकती है। और गंगा जैसी हमारी जो लाइफलाइन है, जिसके साथ इतना गंदा मजाक हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले निकला, तो मुझे लगता है इसके डेप्थ में जाना चाहिए।
बिल्कुल पूरी तरह से अंदर तक जाके जांच इसकी सीबीआई जैसी एजेंसी से करवानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल खत्म है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इसमें कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ लीपापोती करेगी। इसमें डिटेलिंग से इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। अब इस मसले पर कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि किसी भी हालत में पुलिस नरकंकाल नहीं रख सकती। सीधे चलते हैं लखनऊ, देखते हैं कि जफर अमीन साहब हमारे साथ जुड़े हैं या नहीं। जफर साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अभी भी कुछ तकनीकी दिक्कत है जफर अमीन साहब के साथ। क्या कारण है रवि कि पुलिस नरकंकाल नहीं रख सकती? इसके पीछे क्या कानूनी पहलू है? देखिए, कानून कहता है कि अगर कोई अनक्लेम्ड बॉडी मिलती है कहीं पर, अक्सर ऐसा होता है सर्दी के मौसम में, ठंड से लोग मर जाते हैं, उनकी पहचान नहीं हो पाती है, तो पुलिस उनके इश्तेहार जारी करती है, इलाके में पोस्टर लगाती है उनके लिए। इसके अलावा गुमशुदा केंद्र जो होते हैं वहां पर इत्तला की जाती है कि कोई उनकी सूचना लेकर आए अगर, तो उन्हें बता दिया जाए कि फला थाने में, फला थाने इलाके में उनकी बॉडी मिली है। इस दौरान जब तक ये पहचान का प्रोसेस चलता है, जिसकी कोई मियाद तय नहीं है आर्टिकल 135A में जो पुलिस प्रोविजनल एक्ट है, तो उसको मॉर्चरी में रखवा दिया जाता है। और अलग अलग तरीके से इसके लिए तय किए गए हैं। जैसे दिल्ली के अंदर 30 दिन तक रखा जाता है और अगर 30 दिन में कोई क्लेम करने नहीं आए तो फिर उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिस भी धर्म का वो व्यक्ति प्रथम दृष्टया प्रतीत पड़ रहा हो। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो किया जाता है। लेकिन किसी भी सूरत में पुलिस लाश को अनंत काल के लिए अपने पास नहीं रख सकती है। उसके लिए बाकायदा अधिकारी एक दिशा निर्देश जारी कर देते हैं। जैसे दिल्ली में है कि 30 दिन तक का समय आप देख लीजिए, बहुत जगहों पे 3 ही दिन देखा जाता है और उसके बाद में लाश को जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है एक विधि विधान के साथ में। तो ये एक बड़ी लापरवाही है। अगर हम सिर्फ इतना भी मान लें कि पुलिस ने अपने ये अनक्लेम्ड बॉडी थी और उनके साथ इस तरह की हरकत अगर हो गई है, तो अपने आप में पुलिस की बहुत ही बड़ी लापरवाही है। चेन ऑफ इवेंट है इसमें गलतियों का, जिसमें आला अधिकारी से लेकर और नीचे के कांस्टेबल लेवल तक के लोग शामिल है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी अधिकारी का तो ध्यान इस पर जाना ही था। और दीपक जी, उन्नाव में पिछले दिनों भी गया था, मैंने पूरा इलाका देखा हुआ है अपनी आंखों से, बहुत अच्छे से इसको समझा हुआ है। यहां पर पुलिस के लोग रहते हैं, वो लोग जो कि ट्रेंड हैं शक करने के लिए, जिनको कि शक करना जिनकी फितरत हो जाती है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है। जिस जगह पर ये मिले हैं, जिस कमरे में, उसके ठीक सामने एक थाना मौजूद है जो चंद कदमों की दूरी पर है। वहां पर वॉक करते हैं पुलिस के लोग, अक्सर घूमते हैं, टहलते हैं, चाय पीते हैं आसपास खड़े होकर। और इस जगह पर अगर इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे कंकाल हैं और पुलिस की जानकारी में ये बात नहीं हो, ये बात गले उतरती ही नहीं है। ये बात गले उतरती नहीं है। सीधे चलते हैं हम हमारे धर्म गुरु जो हैं चक्रपाणी महाराज जी के पास। चक्रपाणी महाराज जी, अगर किसी को अंतिम संस्कार नसीब ना हो, हमारे जो धर्म शास्त्र हैं उनके अंदर लिखा है कि अंतिम संस्कार नसीब होना हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो। अगर किसी व्यक्ति को अंतिम संस्कार नसीब ना हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, कितना बदनसीब होगा वो? दीपक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कर्म किया हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान राम जब रावण का वध करते हैं तो अंतिम में उनको कहते हैं कि इनको सम्मान तरीके से और विधि विधान से इनका संस्कार किया जाए। यानी हर व्यक्ति जीते जी तो चलो दुश्मनी दोस्ती होती है, मरने के बाद वो सामान्य हो जाता है और उसकी विधि विधान से उसका अधिकार होता है कि उसको विधि विधान से जिस धर्म और जाति में है उसके अनुसार उसका जो है संस्कार किया जाए। यहाँ पे जिस प्रकार से ये शरीर का और डेड बॉडी का बेकदरी हुआ है, निश्चित रूप से बहुत ही अमानवीय है। और अगर जो हिंदू है, अगर जो उसका संस्कार नहीं हुआ, या मुसलमान हो उसका अंतिम संस्कार अगर जो सम्मान के साथ नहीं किया गया है, तो निश्चित रूप से उसकी आत्माएं भटकती है और काफी जो है ये समाज पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें लगता है कि बहुत ही घृणित कार्य किया गया है। सबसे पहले तो इसकी जांच भी होनी चाहिए कि ये आखिर ये इसको किस प्रकार का शरीर है, मारा गया है कि कैसे किया गया है। लेकिन अभी तक जो देखने में आया है, जो आपने जिस प्रकार से बताया है, निश्चित रूप से बहुत ही अपमानजनक वो किया गया है, जो एक अंतिम शरीर के साथ इस तरह से नहीं किए जाने चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। ये तो हम सब एग्री करेंगे, समाजवादी पार्टी भी जुड़ेगी, वो भी एग्री करेगी कि ऐसा किसी के साथ व्यवहार या बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आरती मेहरा जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है और वो सवाल सीधा ये है कि इससे पहले भी एटा के अंदर, अलीगढ़ के अंदर इस तरह के वाकये होते रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 1979 से लेकर आज तक का पूरा
पूरा रिकॉर्ड जो है वो एसपी उन्नाव के पास है, एसएसपी उन्नाव के पास। तो कई सालों से डेड बॉडी के क्लियरेंस का काम हो ही नहीं रहा है और वो कंकाल में तब्दील होती जा रही है। क्या इस तर्क से आप सहमत हैं एसएसपी उन्नाव के? नहीं, ये तर्क बिल्कुल बेबुनियाद और घटिया लगता है। 400 उन्होंने कहा। अब मालूम नहीं यहाँ पे कितने ह्यूमन बॉडीज जिन्होंने कभी सांस लिया होगा, जो कभी पूरे भगवान की दिए हुए पूरे में होंगे, उनका इस तरीके से जो रखा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिसर्स की भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है। अभी अगर आप देखिए दीपक जी, नरेंद्र मोदी जी ने एक सफाई अभियान चलाया। उस सफाई अभियान में केंद्रीय सारे मंत्रालयों में और राज्यों में इंस्ट्रक्शंस दी गई कि जितनी पुरानी पड़ी हुई फाइलें हैं उन फाइलों को निकालो, जितना जरूरी है उतनी रखो, डिजिटलाइजेशन करो और उससे पहले वाली हटा दो। लेकिन यहाँ पे तो नरकंकाल पड़े हुए हैं। मतलब ये अपने आप में इतना बड़ा प्रश्न है कि आप सफाई तो बहुत दूर की बात, आपको ये नहीं पता आपके नेक्स्ट कमरे में क्या रखा हुआ है। आज ये जो प्रश्न है ये बहुत कुछ उठाता है कि हमारे ये जो कर्मचारी हैं, ये ऑफिसर्स हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो देश को संभालने का जिम्मा है इनका, वो कहां पे क्या कर रहे हैं और क्या क्या चीजें निकल के आती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा। और सरकारें क्यों सो रही है? सरकारें क्यों सो रही है? इससे पहले बसपा थी, 2008 की अगर बात करें तो तब से लेके अब जो है वो सपा की सरकार है। मतलब इसमें इमीडिएटली अभी बकुल नवाब कह रहे हैं, मैंने आपके चैनल पे देखा, 3 से 4 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन रिपोर्ट क्या आएगी? क्या गंगा में जो अभी पीछे लाशें मिली है उसको लीपापोती का काम किया जाएगा या कोई इसमें सब्सटेंशियल जांच होगी? जिसके लिए मुझे फिर स्ट्रांगली लगता है कि इसकी इन डेप्थ जांच होनी चाहिए। सीबीआई जैसी एजेंसी को इसकी जांच के लिए बुलाना चाहिए, क्योंकि यह भी बहुत बड़ा सवाल है। अभी किसी ने कहा था कि अगर ये ऐसे ही रख दी गई तो इनकी इतनी जो बदबू आती थी तो कैसे ये हुआ? ये तो ऐसा लगता है कि कंकाल लाके रखे गए, क्योंकि अगर सामने थाना है तो बदबू में कोई कैसे बैठ सकता है? तो इसको सारा जांच इसकी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जांच जरूरी है। यही सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। हमारे साथ थोड़ी ही देर में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि जुड़ेंगे, उनसे ये सवाल हम जरूर पूछेंगे। लेकिन आलोक शर्मा जी, इससे पहले गंगा में तैरती हुई लाशें मिलती है। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 हफ्ते पहले ही ये पूरा का पूरा वाकया सामने आया था। उसके बाद उसी जगह पर नरकंकाल मिलते हैं। सवाल ये उठता है कि गंगा की लाशों की जांच भी हुई, लेकिन उसमें अभी तक निकल के कुछ आया नहीं है। क्या ये जांच मात्र एक लीपापोती थी? देखिए, मैं तो पहले ही दीपक जी कह चुका हूं कि 2-4 दिन का जो समय है शायद वो लीपापोती के लिए ही लिया गया है। लेकिन आज केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी है। जो 150 लाशें मिली थी, आज वहां गवर्नर इनके बैठे हुए हैं। क्यों स्वतंत्र एजेंसी से जांच क्यों नहीं करवाती? लेकिन राज्य सरकार जब तक रिकमेंड नहीं करेगी स्वतंत्र एजेंसी से जांच नहीं हो सकती। मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम गवर्नर कम से कम वहां पर जो इंक्वायरी चल रही है उसकी स्टेटस रिपोर्ट दें। आज बीजेपी केवल राज्य सरकार पर आरोप लगाकर चले जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। लाना जरूरी है इनके लिए। नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि गवर्नर आपके बैठे हुए हैं। अगर राज्य सरकार वहां पर निष्क्रिय है तो गवर्नर भी तो निष्क्रिय है। गवर्नर को निष्क्रिय क्यों ना माना जाए? उन्नाव की मुद्दे पर गवर्नर साहब क्यों नहीं रिपोर्ट लेते हैं? वहां से क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? गवर्नर साहब के पास तो पावर है रिपोर्ट लेने की। लेकिन इसको राजनीतिक रंग ना दिया जाए। जो भी कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये केवल देश के लिए नहीं, मानवता के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक रंग ना दिया जाए और उसकी जांच जो है पूरी गहराई से हो। जो भी दोषी हो इसके अंदर, कांस्टेबल से लेकर और डीजीपी तक, उनको सबको सख्त से सख्त सजा मिले ताकि भविष्य में इस तरह की चीज कोई ना आए। रवि, यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने वक्त से कंकाल रखे हुए हैं, 2008 से पहले के हैं, ये दावा कर रही है समाजवादी पार्टी की सरकार। वहां के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी को भनक तक नहीं लगी, किसी को पता तक नहीं लगा, किसी को आभास तक नहीं हुआ। ये बात पच नहीं रही है, ना मुझे पच रही है, ना आलोक शर्मा जी को पच रही है, ना की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी को भनक तक नहीं लगी, किसी को पता तक नहीं लगा, किसी को आभास तक नहीं
नहीं हुआ, ये बात पच नहीं रही है। ना मुझे पच रही है, ना आलोक शर्मा जी को पच रही है, ना आपको पच रही है, ना अनुराग को पच रही है, ना हमारे चक्रपाणी महाराज को पच रही है, ना आरती मेहरा को पच रही है। लेकिन दीपक जी, यूपी में कुछ भी पच सकता है। जैसे गंगा में जो 150 लाशें मिली थी वो भी पच गई, अब तक उसकी कुछ बात निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जो ये गुनाह है, मैं इसको ज्यादा बड़ा इस तरह से देखता हूं कि अगर मैं पुलिस की बात को मान भी लूं कि ये लावारिस लाशें थी जो वहां पर पड़ी सड़ती रही और अब कंकाल में तब्दील हो गई हैं, तो लाखों लोगों की जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ यहां पर किया गया है। मैं आपको बताऊंगा, दीपक जी आप भी थे उस कवरेज में, जब केदारनाथ गए थे तो वहां पर बहुत सारी लाशें थी, बहुत सारे लोग हताहत हुए थे उस हादसे में, लेकिन उनका जो अंतिम संस्कार है वो उस हाइट पर भी किया गया था और इसीलिए किया गया था क्योंकि अगर लाश का अंतिम संस्कार ना हो, वो खुले में पड़ी रहे तो भयानक महामारी की आशंका होती है। और यहां पर अगर 400 के करीब कंकाल एक कमरे में पड़े सड़ रहे हैं और सड़ने दिए गए अगर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है जो लोगों के खिलाफ किया गया है। उनकी जान से भयानक खिलवाड़ हुआ है क्योंकि महामारी फैलने पर भयानक आपदा आ सकती थी एक बड़े इलाके में और इस पर संज्ञान तक किसी ने नहीं लिया। और अभी भी ऐसा लगता है जिस तरह से ढीले ढाले रवैये हैं अधिकारियों के, जो बयान उनके आ रहे हैं, उनसे लगता नहीं है कि अभी भी वो इसके लिए किसी को दोषी ठहराने जा रहे हैं या फिर इसकी गंभीरता को समझ भी पा रहे हैं। ठीक है, सीधे चलते हैं लखनऊ। जफर अमीन समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर अमीन साहब, मेरा सबसे पहला सवाल, उन्नाव की पुलिस लाइन में बरसों से बंद पड़े विसरा रूम में 100 से ज्यादा नरकंकाल आखिरकार आए कहां से? जी, अभी तो पता चला है कि 2002 से अभी तो वहां ये भी चर्चा चल रही है कि वो खुला ही नहीं। आखिरी अब जो हालात वहां पर हैं और जिस तरह से नरकंकाल मिले हैं, उससे लग रहा है कि 10-12 सालों से उस पर गर्दा पड़ा हुआ था और ये जांच चल रही है और जांच के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। वहां पहले पोस्टमार्टम हाउस था, पोस्टमार्टम हाउस भी था, वहां जांच का विषय है और जांच गंभीरता से उत्तर प्रदेश की सरकार करा रही है। कौन सी जांच हो रही है? अभी तक किसी भी मीडिया चैनल ने बताया नहीं, कोई आधिकारिक सरकार का बयान नहीं आया। कौन सी जांच चल रही है और कौन जांच कर रहा है? नहीं, पूरी जांच अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने खुद कहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एसपी से को कहा है कि टोटल रिपोर्ट दिया जाए। जिनका बिसरा हुआ है उनकी सबकी इंट्री चेक हो रही है। रिपोर्ट देना और जांच करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अरे मुझे बताइए, उन्नाव में कौन से केस का बिसरा हुआ होगा जनाब? सामने आएगी। एक तो बताइए, उन्नाव में ऐसा कौन सा बड़ा केस हुआ होगा जिसका बिसरा हुआ होगा? विसरा तो हाई प्रोफाइल केसों का होता है और वहां पर एक भी विसरा नहीं पड़ा मिला है। वहां पर एक भी विसरा पड़ा नहीं मिला है जनाब। नहीं, अब वो तो अब ये जो जांच हो जा रही है, अब ये कब से उसमें बंद था और कब से उसके अंदर वो कंकाल पड़ा हुआ था, ये सब जांच में आ जाएगा। और सारी जांच आने के बाद अगर कहीं से कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो बड़ा आपका फिल्मी स्टेटमेंट है जफर भाई, ये आपका बड़ा फिल्मी स्टेटमेंट है। हर सरकार यही कहती है। बताइए, गंगा में तैरती लाशों को क्या हुआ था? फिल्म तो गंगा में तैरती लाशें तो बहुत दूर से आई थी। वहां गांव के लोगों ने बयानात दिए थे कि पंडा लोग पैसा रख लेते हैं, लाशों का अंतिम और वहां पर जो लाशें जो गैर शादीशुदा थे, जो लोग भी थे जो वहां दफन हो जाया करते थे, जिनको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, वो सारी लाशें निकल गई थी पानी कम होने की वजह से। अच्छा ठीक है, हमारे साथ जफर भाई हम आपसे फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त एसपी उन्नाव महेंद्र पाल सिंह टेलीफोन लाइन पर है। महेंद्र पाल सिंह जी, अभी तक आपकी जांच का क्या निष्कर्ष निकला है? 2008 तक पोस्टमार्टम पुलिस लाइन में होते थे। हेलो जी बोलिए। 2008 तक पुलिस लाइन में जो पुलिस हॉस्पिटल है वहीं पोस्टमार्टम होते थे और वहीं पे एक विसरा के लिए रूम रखा था जिसमें विसरा और जो पार्ट्स होते थे
वो वहां प्रिजर्व किए जाते थे। ये 2008 तक का तो प्रक्रिया ये थी। 2008 के बाद 2009 से 2012 तक जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम होता है। मॉर्चरी अलग बनी हुई है, वहां विश्राम कक्ष नया बना है, अलग बना है। 2013 के बाद जो थानों से आते हैं, पास आते हैं, या जो भी सैंपलिंग आती है परीक्षण के लिए, वो परीक्षण होने के बाद उन्हीं थानों को वापस कर दी जाती है। एसपी साहब, हेलो, पोस्टमार्टम जब हो जाता है तो उसके बाद तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच के लिए जरूरी रह जाती है पुलिस रिकॉर्ड के लिए। आपको बॉडी क्यों चाहिए थी? क्यों इतनी सारी बॉडीज वहां पर रखी गई? ऐसा तो कहीं नहीं होता देश में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वैसे जी, लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि मामला 2008 का है और एक आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जांच के बाद बॉडी नहीं रखी जानी चाहिए थी। लेकिन मैं इस तरह नहीं बता पाऊंगा कि किनमें जांच हो गई, किनमें जांच नहीं हो पाई। ये रिकॉर्ड में देख के बता पाऊंगा कि कितने मामलों में जांच हो चुकी, कितनों में जांच शेष है, या क्या परीक्षण रिपोर्ट आई है। लेकिन कोई शिकायत, कोई चर्चा कहीं से नहीं थी। जहां तक मेरा अंदाज है कि ये परीक्षण हो चुका, सबका परीक्षण रिपोर्ट संबंधित जगह पहुंच चुकी होंगी। इन सैंपल्स का निस्तारण होना था, डिस्पोजल होना था, वो डिस्पोजल नियमानुसार नहीं किया गया उस समय। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने कहा लगभग 400 डेड बॉडीज। सवाल ये उठता है कि क्या 400 डेड बॉडीज का निस्तारण नहीं हुआ और 400 केसेस लटके पड़े थे? ये 400 डेड बॉडीज नहीं है सबके सब। इसमें लगभग 400 सैंपल्स हैं जो 1979 से 2008 तक के हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, जो रिकॉर्ड के हिसाब से मैं सोच रहा हूं कि वो परीक्षण हो चुका होगा इनका, लेकिन इनका निस्तारण उस समय हो जाना चाहिए था नियमानुसार। वो निस्तारण उस समय नहीं हुआ है। एसपी साहब, को एक केस ऐसा बताएंगे जिसमें पोस्टमार्टम के बाद सर काट के रख लिया जाता है कि अगर 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद इसकी जरूरत पड़ी तो हम इससे फिर से कोई सबूत निकाल लेंगे? कोई एक केस बताइए जरा, क्योंकि आपने कहा सैंपल्स रखे हुए हैं, मतलब बॉडीज पूरी नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े जमा कर रखे हैं पुलिस ने। नहीं, बॉडी काट के टुकड़े रखे गए हैं। जिस हालत में बॉडी मिली होगी वही परीक्षण, वही रिपोर्ट, वही मतलब सैंपल्स रखे गए हैं। इसमें 4-5 स्कल हैं, कुछ होल लिखा है जो रजिस्टर में, वो होल चेस्ट पार्ट है, होल लोअर पार्ट है, इस टाइप से लिखा गया है। नहीं, मानी मैंने आपकी बात, लेकिन ऐसी कितनी बॉडियां हैं उन्नाव के आसपास और उन्नाव जिले की परिधि में जिसमें सिर्फ स्कल मिलेगा, जिसमें सिर्फ चेस्ट मिलेगा, जिसमें सिर्फ हाथ मिलेगा, जिसमें सिर्फ पांव मिलेगा, और आप संभाल के उनको रख भी लेंगे? फिर जो विश्रा हाउस में मिला है हम लोगों को, उसमें लगभग 400 सैंपल्स हैं जो पेंडिंग रखे हैं, जिनका परीक्षण हुआ होगा या नहीं हुआ होगा ये मैं रिकॉर्ड देख के ही बता पाऊंगा। इसकी जांच एडिशनल साहब कर रहे हैं, 7 दिन में रिपोर्ट देंगे, इसकी जांच कंप्लीट हो जाएगी और जहां से मिलान करना मिलान भी हो जाएगा। जहां तक बॉडी पार्ट्स की बात है, कुल 40 से 50 बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं, सैंपल्स ऐसे हैं जिनमें बॉडी की बोन्स हैं, 4-5 स्कल हैं, कुछ चेस्ट पार्ट हैं, कुछ लेग पार्ट हैं, इस टाइप के हैं। तो सबके सब बॉडी पार्ट्स नहीं है टोटल। अच्छा महेंद्र पाल सिंह जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली में चर्चा है और फोरेंसिक के एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इतना रखने की कोई जरूरत नहीं थी, इतने कंकाल नहीं हो सकते। क्या इसके पीछे ह्यूमन बॉडी ट्रैफिकिंग का कोई एंगल हो सकता है? अभी इस स्तर पर मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। वो पूरा रजिस्टर चेक करने के बाद पूरी जवाबी बता पाएंगे हम लोग इस बारे में कुछ, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि कहीं से कोई कंप्लेंट इस टाइप की नहीं है। आपको नहीं लगता कि ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स जो हैं उसके ट्रैफिकिंग का कोई एंगल इससे जुड़ा हो? ऐसा लगता नहीं है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता मैं। आप इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है इसके पीछे लापरवाही है या साजिश? केवल डिस्पोजल में चूक हुई है। इसका नियमानुसार डिस्पोजल हो जाना चाहिए था। परीक्षण रिपोर्ट आ गई होगी, कोर्ट से पहुंच गई होगी। चूंकि 1908 से पहले केसेज हैं, जाहिर सा है कि अगर केसेज प्रॉपर्टी होती तो कोर्ट से लिख के आता, अनक्लेम्ड होता, कोई ना कोई आदमी कहता कि हाँ मेरा फराज नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं कहीं से आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि डिस्पोजल की चूक हुई है। एसपी साहब, थाना, महिला थाना सामने है इस कमरे के जिससे ये कंकाल बरामद हुए हैं। क्या महिला थाने के अधिकारियों की, अफसरों की, कर्मचारियों की आप कोई लापरवाही गलती मानते हैं? नहीं, महिला थाने से मतलब नहीं है। 1908 से पहले जो पोस्टमार्टम होता था उसका विश्रा हाउस ये बनाया हुआ है। विश्रा प्रिजर्व करने के लिए कमरा बना हुआ था।
मॉर्चरी में, ये वो कमरा है जिसकी खिड़की टूटी हुई थी, जिसकी फोटोग्राफी करके ये न्यूज चली है पूरी। अच्छा महेंद्रपाल सिंह जी, ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या पूरी की पूरी बॉडी रखी गई थी या इन बॉडी को एसिड से जलाकर या किसी चीज की से जलाकर रखा गया था? क्योंकि अगर पूरी बॉडी रखी जाती है तो भयानक बदबू फैलती है पूरे इलाके में। सिर्फ एक ही बॉडी से 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर इतनी बदबू फैलती है कि वहां पर रहना, वहां पर की हवा सूंघना मुश्किल हो जाता है। तो अगर वहां पर 100 बॉडी भी इस तरीके से रखी होंगी, इस तरीके से उनका पोस्टमार्टम हुआ होगा तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा आसपास के लोगों का रहना। तो वहां पर जो बॉडी रखी गई थी, क्या वो कंकाल बनने के बाद रखी गई थी या पूरी बॉडी रखी गई थी? वो सैंपलिंग में लिखा हुआ है रजिस्टर में कि वो होल स्कल, तो लगता है स्कल की हड्डियां थी वो, या चेस्ट की हड्डियां थी, वही रखी गई हैं, वही उसमें रखी है। ऐसी कोई बदबू भी नहीं थी वहां पे, जैसा मैंने देखा है वहां पे। एसपी साहब, उन्नाव में इतनी सारी हड्डियां कहां मिलती हैं पुलिस को, जिनको सैंपलिंग के लिए रख लेना पड़ता है? अब मैं इस बारे में अभी कुछ जांच से पहले नहीं कुछ कह पाऊंगा। आप उन्नाव के एसपी हैं, आप इससे पहले भी कई जगह पोस्टिंग में रहे होंगे, कोई एक दो उदाहरण तो ऐसे आप दे ही सकते हैं किसी और इलाके में जहां पर आपको हड्डियां बहुत मिली हों। नहीं, मैं बता कि करीब 40 के आसपास बोन सैंपल्स हैं जो रजिस्टर में दर्ज हैं। पिछले फोनों में आपने कहा 100 है, 50 से ज्यादा बॉडी, 50 से ज्यादा कंकाल, आप खुद बोल चुके हैं। 50 से 55 नहीं, मैं कह रहा 50-55 सैंपल्स हैं जो बोन सैंपल्स हैं। मैंने बॉडी नहीं बोला, मैंने सैंपल्स बोला है। सैंपल 400 बोला आपने, आप चाहें तो रिकॉर्डिंग फिर से सुनवा सकते हैं आपको। सैंपल 400 बोला आपने, कहा कंकाल 50 से 55 है। वही मेरा कहने का मतलब वही है कि अगर बदबू आती होती मैं बॉडी कहता, लेकिन वो कंकाल के जो सैंपल्स हैं वो रखे हुए हैं, उसमें बोन लिखा हुआ है। तो अभी पहले फाइनल फिगर बता दीजिए। पहले जी, फाइनल फिगर क्या है कंकालों की? वो जांच कर रहे हैं, वो फाइनल फिगर हम आपको बता पाएंगे 5-6 दिन बाद। अभी फाइनल नहीं बता, अभी जांच कर रहे हैं एडिशनल साहब, उसी में 2 बजे से खबर चल रही है। 2 बजे यानी पुलिस को पता था कि वहां पर कंकाल है। इस वक्त 8:45 होने जा रहे हैं, यानी इतने घंटों में, पिछले 5 घंटों में पुलिस गिन भी नहीं पाई है। तफ्तीश करनी है वैसे आपको इसकी? नहीं, वो रजिस्टर जिसमें दर्ज है सब, वो सब रजिस्टर ले लिए हमने, वो हॉस्पिटल के रजिस्टर हैं। डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, डॉक्टर भी ये नहीं है वहां पे। तो आप कितने दिन में जांच कर पाएंगे महेंद्रपाल सिंह जी? हमने 7 दिन का समय दिया है एडिशनल साहब को, 7 दिन में जांच पूरी हो जाएगी। इसमें 7 दिन क्यों लगेंगे? किस केस से संबंधित क्या मामला है ये देखना है उसमें। चलिए ठीक है महेंद्रपाल सिंह जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारी ये बड़ी बहस जारी रहेगी। तो अलग अलग दावे हो रहे हैं। उन्नाव के एसपी साहब कहते हैं कि कमरे के अंदर जो मिले हैं वो सिर्फ कंकाल थे, कमरे के अंदर कंकाल मिले हैं, लाशें नहीं। और वो अब कह रहे हैं कि 50 से 55 है, कभी वो कह रहे थे 400 हैं, फिर उन्होंने कहा 40 से 45 हैं। तो मामला गड़बड़ाता जा रहा है। ये मामला क्यों गड़बड़ाता जा रहा है? अभी तक काउंटिंग क्यों नहीं हो पाई? डॉक्टर को वो क्यों नहीं उपलब्ध करा पाए? अभी तक वो 7 दिन का वक्त क्यों मांग रहे हैं? अगर उनके रजिस्टर के अंदर एंट्री है तो उस एंट्री को वो क्यों नहीं खंगाल रहे हैं? क्यों जांच पूरी करने के लिए वो 7 दिन का वक्त चाह रहे हैं ताकि मामला ठंडा हो जाए? और क्यों वो कह रहे हैं कि मैं मानव अंग की तस्करी से इनकार नहीं कर सकता? सैंपल के तौर पर हड्डियां और खोपड़ी रखी गई हैं, विसरा भी वहां पर है पर हमको कहीं दिखाई नहीं दिया। हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर विसरा प्रिजर्व किया जाता है। अगर वहां पर सिर्फ हड्डियां मिली थी और हड्डियां रखी गई थी तो विसरा कहां से आया? कितने ऐसे केसेस होते हैं जहां पर विसरा को प्रिजर्व किया जाता है, और उन्नाव में कैसे इतने केसेस हुए होंगे जिसमें विसरा को प्रिजर्व करने की नौबत आई होगी? ये भी बड़ा सवाल है। हमारे साथ डॉक्टर एलसी गुप्ता जुड़ चुके हैं जो कि एक फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, देश के सबसे बड़े पोस्टमार्टम मॉर्चरी रूम जिसको हम बर्फ खाना कहते हैं उसके वो इंचार्ज रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के गौरव भाटिया जी के पास। गौरव जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार बरसों से बंद पड़े विसरा रूम में 100 से ज्यादा नरकंकाल आए कहां से? अब तक तो आपने पूरी छानबीन कर ली होगी। नहीं दीपक जी,
मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आपने ये जो प्रश्न किए हैं ये ऐसे प्रश्न है जिसपे की जांच होनी चाहिए, और इस प्रोग्राम में आने से पहले भी मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि जैसे ही ये खबर आई उसके बाद एसएसपी ने एक रिपोर्ट डीएम को दी है जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, और उसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं, कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी भी आना बाकी है। तो बिना इस जांच के पूरा हुए और जो ये आप प्रश्न कर रहे हैं ये सभी जरूरी है कि इसका उत्तर सामने आए। कुछ भी कहना कि 50 है कि 100 है और वो वहां क्यों है और किसकी लापरवाही से है, जल्दबाजी होगी। लेकिन ये बात तय है कि जैसे ही ये तथ्य सामने आए हैं तो इस पे तुरंत कार्रवाई हो रही है, और इसलिए भी ये बात जरूरी है कि ये जो आपने कहा कि नरकंकाल वहां पे है, इसकी फोरेंसिक जांच भी होनी चाहिए कि ये कितने पुराने हैं और इनका क्या प्रक्रिया के अनुसार जो निस्तारण हो रहा था वो क्यों नहीं हुआ है। तो जो भी इसमें लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट आ जाए, क्या गलतियां हैं, किसकी कमियां हैं, उसको जानने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। देखिए, अगर इसमें किसी की लापरवाही है तो वो पुलिस महकमे की है, और पुलिस महकमा ही खुद अपनी जांच कर रहा है, वही एसएसपी खुद अपनी जांच कर रहे हैं। आपने तो सुना होगा गौरव भाई, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? नहीं, मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी जो है क्या कहते हैं इसमें दोषी पाए जाए या प्रथम दृष्टया लगता है कि किसी की लापरवाही है, तो पुलिस जांच नहीं करेगी। उसमें कई विकल्प होते हैं दीपक जी। प्रशासन के जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं वो भी जांच कर सकते हैं, उसके अलावा और भी इंक्वायरी कमेटी सेटअप हो सकती है। अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जल्दबाजी में कोई बयान दूं या कुछ बात कहें जो तथ्यात्मक रूप से गलत हो तो वो उचित नहीं होगा। ये बात साफ है कि ये नरकंकाल पाए गए हैं और इसमें जांच होनी चाहिए, जो जांच हो रही है। लेकिन तो कुछ समय के अंदर काफी कुछ सामने आ जाएगा और मैं उस पर प्रकाश जरूर डालूंगा। और अगर इसमें फोरेंसिक जांच की जरूरत हुई ये पाए जाने के लिए कि ये नरकंकाल कितने पुराने हैं और किस स्थिति में वहां पे है, तो वो भी सरकार जरूर कराएगी। मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है गौरव भाई, मैं जरूर कहूंगा दीपक जी कि इससे पहले भी मैं जानकारी ले रहा था, 2009 में भी ऐसी एक घटना हुई थी, उन्नाव में ही हुई थी। लेकिन इसमें राजनीतिक दल जल्दबाजी में अगर राजनीति करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि ये ओछी राजनीति होगी, क्योंकि सकारात्मक चीज यही होगी कि वो सिर्फ इतना इंतजार कर ले कि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो आ जाए और उसके बाद जज करे कि सरकार ने उचित कार्रवाई की है कि नहीं करी है। नहीं, ठीक है, मैं आपको 2007, 2009 कई घटनाएं बता सकता हूं जहां कंकाल मिले हैं। पता नहीं क्यों यूपी में क्यों कंकाल मिलते हैं गौरव भाई, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं। 2007 में अलीगढ़, 2009 में एटा, ऐसे कई मामले हुए हैं। उसके बाद लखीमपुर खीरी। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा, सबके पास आऊंगा क्योंकि बहस अब गर्म होना शुरू हुई है। ब्रेक के बाद हम तुरंत मिलते हैं आपसे और इस बड़ी बहस को हम जारी रखेंगे। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? उन्नाव में मिले नरकंकालों का राज धीरे धीरे खुलता जा रहा है। इंडिया न्यूज से उन्नाव के एसपी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है मानव शरीर के नमूने रखे गए हैं। उनका कहना था कि विसरा रिपोर्ट की जांच के लिए जो रखा जाता है वो सब कुछ रखा गया है। सैंपल के तौर पर हड्डियां रखी गई है। मानव अंग की तस्करी से इनकार नहीं है। इंडिया न्यूज से उन्नाव के एसपी ने ये बात कही है। मानव शरीर के नमूने रखे गए हैं। एसपी का ये कहना रखा गया है। सैंपल के तौर पर हड्डियां रखी गई है। मानव अंग की तस्करी से इनकार नहीं है। इंडिया न्यूज से उन्नाव के एसपी ने ये बात कही है। मानव शरीर के नमूने रखे गए हैं। एसपी का ये कहना है और सैंपल के तौर पर हड्डियां और खोपड़ी भी हैं। हालांकि कितनी है ये? पहले उन्होंने 400 कहा, फिर 40 से 45 कहा, फिर 50 से 55 कहा, फिर उन्होंने कहा कि काउंटिंग बाद में होगी। इतने सारे बयान उन्होंने एक साथ बदल दिए। उनका कहना था जांच रिपोर्ट में 7 दिन लगेंगे। 7 दिन का वक्त मांगा था उन्होंने। 2 बजे से चैनलों पर खबर चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको डॉक्टर नहीं मिले। आज उनको
काउंटिंग का वक्त नहीं मिला आज, और इन तमाम चीजों के बीच अब उन्होंने 7 दिन का वक्त मांगा है। लेकिन यहाँ पे भी मामला है पुलिस विभाग की लापरवाही है और सैया ही कोतवाल बन गए हैं। अब डर काहे का, पुलिस विभाग को यही लग रहा है। लेकिन जांच का क्या होगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं, हमारे साथ चक्रपाणी महाराज हैं, हमारे साथ आरती मेहरा जी हैं, हमारे साथ एलसी गुप्ता जी हैं जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास जी हैं, हमारे साथ उदय साहब जी हैं जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, हमारे साथ जफर अमीन साहब हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। आलोक शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले गौरव भाटिया जी के पास चलते हैं। गौरव भाटिया जी, संजीव बालियान जो कि केंद्र में मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या आप सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं? देखिए दीपक जी, मैं सबसे पहले सिर्फ इतना याद दिला दूं कि ये वो संजीव बालिया है जिनका खुद का इतिहास है, वो आरोपी है मुजफ्फरनगर दंगों में। इस तरह के दागी छवि के मंत्री बयान दे तो उसको कितनी अहमियत देनी चाहिए, ये मैं कुछ इसके आगे नहीं कहना चाहूंगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि सीबीआई जांच, तो सीबीआई आजकल क्या कार्य कर रही है? जब हमने देखा यूपीए की सरकार है तब भी सीबीआई स्वतंत्र नहीं थी। सीबीआई की स्वतंत्रता लोकपाल से आनी थी, लोकपाल इन्होंने नियुक्त नहीं किया। क्या गारंटी है कि सीबीआई को हम जांच दे भी दे तो निष्पक्ष जांच हो जाएगी और भाजपा उसमें अपना जो राजनीतिक स्वार्थ है उसको पूरा नहीं करेगी? तीसरी बात मैं इतना कहूंगा कि जब इस तरह की घटना होती है तो सरकार का रुख क्या है, कितनी तेजी से वो कदम उठा रही है और निर्णय ले रही है, ये देखना चाहिए और ये मापदंड होना चाहिए। मैं आपको इतना जरूर आश्वस्त करूंगा कि इस घटना को हम लोग जांच भी कराएंगे और इसका संज्ञान जो है वो वरिष्ठतम अधिकारी खुद ले रहे हैं और बहुत जल्द ही जो प्रथम दृष्टया सामने आएगा उसी के हिसाब से कार्रवाई भी होगी। लेकिन आज अगर कोई बयान की 50 है कंकाल की 400 है, ये कैसे वहां आए हैं, ये खुद एक चिंता का विषय है जिसपे सरकार भी संज्ञान लेके कार्य कर रही है। मैं इस तरह की कोई भी गलत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा जो उचित ना हो। देखिए, साक्षी महाराज के बारे में आजम खान ने क्या बयान दिया था? यूपी सरकार की गंभीरता, आपके नंबर 2 के मंत्री हैं आजम खान साहब, वो उनकी गंभीरता इस बात से पता चलती है कि उन्नाव में जब मैं जानता हूं आजम खान जी हमारे वरिष्ठतम मंत्री हैं दीपक जी। हाँ, तो मैं आपको याद दिला दूं उनका बयान क्या था। उन्होंने बयान, ये बताइए साक्षी महाराज जी क्या बयान देते हैं? नहीं, आप आजम खान का बयान तो सुन लीजिए गौरव भाई। आजम खान ने ये बयान दिया, पता है दीपक जी, आजम खान ने ये बयान दिया था कि उन्नाव में जो गंगा में लाशें तैर रही थी वो साक्षी महाराज लेकर आए थे और लाशें फेंक कर चले गए। देखिए, मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा, साक्षी महाराज जी वो व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि मदरसों में जो पैसा लगता है वो आतंकवादी गतिविधियां उससे होती हैं। वो भूल जाते हैं कि भाजपा के खुद प्रधानमंत्री मदरसों में पैसा देते हैं। साक्षी महाराज वो व्यक्ति है जो कहते हैं नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे। गौरव जी, आपको 8 घंटे में ये नहीं पता चला अभी तक कितनी डेड बॉडीज हैं? प्रधानमंत्री डांट लगाते हैं। चलिए ठीक है, मैंने सब बात मानी, लेकिन अगर आजम खान ये कहते हैं तो आपने साक्षी महाराज को जेल में क्यों नहीं बंद किया? आपने साक्षी महाराज को जेल में क्यों नहीं बंद किया अगर लाशें उन्होंने उन्नाव में गंगा नदी में बहाई थी तो? दीपक जी, मैं इसमें बोलना चाहूंगी। दीपक जी, मैं आज के टॉपिक पे रहना पसंद करूंगा। ये टॉपिक जुड़ा हुआ है, होगा कि हम इधर उधर डिबेट को भटकाएं। गौरव भाई, ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। दीपक जी इसलिए जाने जाते हैं कि आप जो विषय होता है उस पर चर्चा करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये खबर चली तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए एक रिपोर्ट एसएसपी द्वारा डीएम को दी जा चुकी है आज में। उसको देखते हुए आगे भी कार्रवाई होगी। मैंने आपसे ये भी बताया है कि जो वरिष्ठतम गृह के आईएएस ऑफिसर हैं वो संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ी तो फोरेंसिक टेस्ट भी कराएंगे कि ये जो कंकाल है कितने पुराने हैं और क्यों, किसकी लापरवाही से ये वहां पड़े रह गए हैं, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी और जांच भी निष्पक्ष होगी।
इतना मैं जरूर आश्वस्त कराना चाहूंगा। अच्छा, आरती मेहरा आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। जी आरती जी। जरूर आरती जी। दीपक जी, मैं सपा के बड़े ही रिस्पॉन्सिबल प्रवक्ता से यह पूछना चाहती हूं गौरव जी से कि गौरव जी, आप आज के विषय को तो आगे के लिए कह रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं। जो जांच आपने ऑलरेडी करी, गंगा में जो 150 लाशें मिली, उसकी जांच के विषय में थोड़ी सी लाइट डालें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी आपने संजीव बालियान की छवि पे प्रश्न चिन्ह कर दिया। अभी तो उन पे कोई आरोप तय नहीं हुए। संजीव बालियान हमारे वहां के बहुत ही ऊपर आरोप पत्र दाखिल हो चुका न्यायालय में चुने गए वहां के मेंबर पार्लियामेंट। आरती जी, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, मुजफ्फरनगर दंगों में संजीव बालिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। आज वो आरोपी है मुजफ्फरनगर दंगों में। ये शायद जानकारी आपको नहीं है, मैं दे रहा हूं। तो आप उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते? जुडिशरी उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करती? आप क्या कहना चाहते हैं? जुडिशरी उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करती? अभी एक आरोप पत्र दाखिल, उसका अधिकार है, मैं आपको बता रहा हूं, के बाद वो देश की और जी, जब आरोप पत्र दाखिल हो जाता है, वही बताना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, गंगा का बता दीजिए ना। आप मेरी गंगा का बताइए ना कि गंगा में जो लाशें थी उसका आपकी जांच क्या कहती है? आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जवाब दे दूं। आपकी जांच पूरी हो गई, आपकी बात पूरी हो गई तो मैं अपनी बात कहूंगा। आपने पहले संजीव बालिया की बात करी, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, जब आरोप पत्र दाखिल होता है, जिसे चार्जशीट कहते हैं, तो न्यायालय संज्ञान लेते हुए चार्ज फ्रेम करता है। आज की डेट में आपके केंद्र मंत्री जो है दोषी है मुजफ्फरनगर दंगों में। दूसरी बात, आपने कहा कि इसमें क्या कार्रवाई करी, मैंने पूरी जिम्मेदारी से आपको बताया कि यह न्यूज ब्रेक होने के बाद उसी दिन प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दी जा चुकी है। तीसरा, आपने कहा बॉडीज गंगा में पाई गई हैं, उसमें क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो जांच आई थी वो अभी चल रही है। ये बहुत पुराना वाकया नहीं है। जो पाया गया है शुरुआत में, वो ये पाया गया है कि बॉडीज जब गंगा में जो मर जाते हैं लोग, बहाई जाती है, भाव से वो आई है। लेकिन उसके बाद भी हम उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो गंगा के बहाव से आई है और किसी वजह से तो वहां नहीं है। हम ये बात कह चुके हैं। इतनी जल्दबाजी करके सरकार के ऊपर आरोप लगाना बहुत ही अनुचित होगा, जब आपके पास कोई भी तथ्य ऐसे नहीं है जिससे कि उंगली सरकार के ऊपर हो या सरकार के किसी आदमी ने गलत कार्य किया हो। ये बात आपके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है। अगर वहां बॉडी पाई गई तो ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि कई लोग बॉडीज गंगा में फेंक देते हैं, नदी में फेंकते हो, जल के बहाव से आ जाती है। के लिए भी बड़ी ऊंची अदालतों के दरवाजे खुले हैं। अच्छा आरती जी, संजीव बालियान पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बालियान के पास भी बड़ी अदालतों के दरवाजे खुले हैं। लेकिन गौरव, मैं जरूर पूछना चाहूंगा, आप उसे आरोपी मत मानिए, उसे आरोपी डिक्लेयर मत करिए। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा गौरव, आरोपी वो तब हो जाते हैं आरती जी जब आरोप पत्र दाखिल हो जाता है, तब वो आरोपी हो जाते हैं। लीगली मैं आपसे विधिक रूप से बात कर रहा हूँ। अभी वो दोषी नहीं है, वो आरोपी है और मैंने आरोपी ही बुलाया। ऐसे आपके बड़े बड़े नेताओं पे, आपके बड़े नेताओं पे बहुत सारे आरोप पत्र दाखिल है। अरे आप संजीव बालिया के बयान पे आज बात हो रही है। संजीव बालिया का मैं जो उनका क्रिमिनल पास्ट है उसको उजागर कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए, हम संजीव बालियान पे बहस नहीं कर रहे आज, जब उनका हम उन्नाव पे बहस कर रहे हैं। क्रिमिनल वाला है, हम उन्नाव पे बहस कर रहे हैं। और गौरव, मेरा सवाल ये है, इतने दिनों के बाद भी गंगा पर जांच पूरी नहीं हो पाई। आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करिए। आरती जी, मैं सवाल पूछ लूं? नहीं दीपक जी, आपने दीपक जी गंगा वाली जो बात मैंने कही, जो मेरे पास जानकारी थी, वो प्रश्न किया आरती जी ने, मैंने उसका जवाब दे दिया। आप उसकी सारी जानकारी चाहते हैं, मैं उसकी पूरी जानकारी आपको दे दूंगा कि रिपोर्ट कहां है, क्या हुआ उसमें। जो मेरे को उस पर जानकारी थी वो मैंने दी, क्योंकि उसमें भी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए
जो पाया वो मैंने आपके सामने रखा। आज का विषय आपने कंकाल वाला था, तो कंकाल की मैंने खुद बात करी और मुझे ये बताया गया कि शासन में एसएसपी ने, किसी और छोटे अधिकारी ने नहीं, एसएसपी उन्नाव ने खुद एक रिपोर्ट बना के डीएम को दी है। प्रथम दृष्टया उस रिपोर्ट में जो भी है उसका संज्ञान लेते हुए डीएम कार्रवाई भी करेगी और जरूरी हुआ तो हाई लेवल इंक्वायरी होगी, जो दोषी होगा उसको सजा होगी। हम लोग आपके सामने होंगे। अगर आपको लगे सरकार ने कार्य तुरंत नहीं किया या गलत किया है, आप प्रश्न उठाइएगा, लेकिन आज ही कहना और सरकार पे आरोप लगाना उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मानव अंग की तस्करी से इनकार नहीं किया जाता, इसीलिए जो बॉडी के पार्ट्स मिले हैं वो म्यूटिलेटेड मिले हैं, जो कंकाल मिले हैं वो म्यूटिलेटेड मिले हैं। दीपक जी, जो बात मैं कह रहा हूं वो आधिकारिक रूप से कह रहा हूं, और जो एसपी ने बात कही मैं उस पर इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि उनसे ऊपर के अधिकारी एसएसपी होते हैं। एसएसपी ने एक जांच करके रिपोर्ट डीएम को दी है, तो मैं उस रिपोर्ट के ऊपर जाऊंगा और उसके जो तथ्य होंगे वो डीएम बेहतर जानती है। वो रिपोर्ट मेरे सामने अभी नहीं है और डीएम उसका संज्ञान लेके कार्रवाई करेगी। एसपी क्या कह रहे हैं इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कई बार बदलाव किया और उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है, तो वो आधिकारिक रूप से एक स्टेटमेंट नहीं है। जो बात मैं कह रहा हूं आप उसको आधिकारिक मान के इतना जरूर जान लीजिए कि इसमें कार्रवाई हो रही है और तुरंत कार्रवाई होगी। चलिए गौरव जी, एक मिनट रवि, बहुत टाइम हो गया, हमको ब्रेक के लिए रुकना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल एक ब्रेक के बाद ये बड़ी बहस जारी। तो समाजवादी के पार्टी के बड़े नेता और प्रवक्ता गौरव भाटिया निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा इंडिया न्यूज चैनल को देकर गए हैं, लेकिन साथ में ये भी बताकर गए हैं कि गंगा नदी पर तैरती लाशों की शुरुआती जांच रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी साजिश जैसा नजर नहीं आया और जो लोग लाशें बहा दिया करते हैं गंगा नदी के अंदर, वैसी ही कुछ लाशें तैरती हुई दिखाई दी हैं। गंगा नदी में वही लाशें इकट्ठा हो गई थी, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। उन तैरती लाशों के पूरे रहस्य के बारे में उन पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वो ही आधिकारिक प्रवक्ता हैं, लेकिन इस रहस्य का क्या, इस रहस्य पे भी पर्दा उठना अभी बाकी है। हमारे साथ एलसी गुप्ता जी हैं जो कि एक फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है। गुप्ता जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही और वो ये बात है कि क्या लाशों को इस तरह से पोस्टमार्टम रूम या एक कमरे में रखा जा सकता है और वो डिकम्पोज हो सकती हैं, या कंकालों को ही रखा जा सकता है? देखो, मैंने जितनी न्यूज देखी आपकी, उसके हिसाब से जो एसपी साहब ने, उन्नाव के एसपी साहब ने जो स्टेटमेंट दिए, मुझे लगता है कि क्या तो उनको प्रोसीजर का ही नहीं मालूम है। like what is the procedure to be followed in 174 CRPC। जहां तक है डेड बॉडी के कंकाल मोर्चरी में, वहां जी वो पोस्टमार्टम होते थे 2008 तक या 1998 तक या 1908 तक, और वहां कंकाल रखे जाते थे। मुझे ऐसा लगता है ये पुलिस स्टेटमेंट के अलावा कुछ नहीं है उनका। क्यों? हम पोस्टमार्टम करते हैं, चाहे कोई डॉक्टर हो, किसी भी मोर्चरी का हो, किसी भी स्टेट में हो, डेड बॉडी का कंकाल अपने पास नहीं रखता है। वो इमीडिएटली पोस्टमार्टम करने के बाद में पुलिस को हैंडओवर कर देता है। अगर कोई विसरा की जरूरत होती है तो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को प्रिजर्व करके भेज दिया जाता है। वो अपने पास किसी भी मोर्चरी में इतने कंकाल रखेगा, ये मुझे नहीं लगता। और अगर ऐसा है और यूपी में ऐसा प्रोसीजर है तो हर मोर्चरी में ऐसा ही होना चाहिए। इतनी ही डेड बॉडियों के कंकाल वहां होने चाहिए उनके पास में। सिर्फ इसी मोर्चरी में ऐसा फॉलो किया जाता था, ऐसा मुझे नहीं लगता। कोई भी डॉक्टर इतना बेवकूफ नहीं है, चाहे वो एमबीबीएस है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो इस सब्जेक्ट का, फोरेंसिक मेडिसिन का। रहा बात इस केस में जहां मुझे लगता है देयर इज समथिंग सीरियस एंड दैट शैल बी रूल्ड आउट बाय द सीबीआई ओनली, नॉट बाय द स्टेट पुलिस। नॉट बाय द स्टेट पुलिस। आप कन्विंस्ड है इस बारे में? यस, आई एम फुली कन्विंस्ड विद दिस। तो सीधे चलते हैं जफर अमीन साहब के पास। जफर अमीन साहब जो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं देश के, एलसी गुप्ता साहब कह रहे हैं कि इसके पीछे गहरी साजिश है, इसमें प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है और इसकी जांच सिर्फ और सिर्फ सीबीआई कर सकती है। नहीं, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है तो जांच के बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी जो लोग प्रोसीजर फॉलो नहीं किए होंगे।
और रहा सवाल एक ये, दीपक चौरसिया जी, अभी जो बात आ रही है कि कंकाल मिले हैं, तो ऐसा तो है नहीं, कुछ हिस्से हैं जो प्रिजर्व किए गए हैं। किस लिए प्रिजर्व किए गए हैं जफर साहब? आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे कि क्या इस तरह के सैंपल प्रिजर्व किए जाते भी हैं? जांच के लिए, और उसके अलावा बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि तमाम जगहों पे जो कंकाल मिलते हैं इंसानी जिस्म के, तो उन कंकालों को भी चेक करना पड़ता है कि पुरुष के हैं कि महिला के हैं, उनकी उम्र क्या है, तमाम ऐसे केसेस होते हैं। तो उन्नाव के आसपास खाली कंकाल मिलते हैं? आप ये कह रहे हैं जफर साहब कि उन्नाव के आसपास खाली कंकाल मिलते हैं? फिर तो हर मोर्चरी मिलना चाहिए ना। वो 10-10 साल तक रखे जाते हैं। नहीं, कंकाल उन्नाव के आसपास नहीं, और वो 10-10, 15-15 अनंत काल तक के लिए रख लिए जाते हैं। वहाँ तो ये भी तय नहीं है, वहाँ तो नहीं, ये भी तय नहीं है कि उसमें कंकाल है। अरे तस्वीरें नहीं है, आप देखेंगे तस्वीरें। किस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं आप? जिनके रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड सामने आएंगे। सर, असल में एक्सपर्ट अगर ये बताएं कि क्या इस तरह के सैंपल लिए जाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उनके सारे रिकॉर्ड सार्वजनिक होंगे, सामने आएंगे। जिस तरह से अरे जनाब, हम तो बता रहे हैं आपको, टीवी पर बता रहे हैं कि वो कंकाल है, ये जिम्मे 2 बजे से बता रहे हैं आपको वो कंकाल है, आप देख नहीं रहे। इनकी बातों में बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है। जफर इकबाल साहब, आप देखना नहीं चाह रहे कि वो कंकाल है। लोग हैं। दीपक जी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये भी है, बताइए आलोक जी। आलू गोभी सब्जी की तरह ये कंकाल पड़े हुए हैं, कि इसमें पूरे कौन सा रिकॉर्ड है, कौन सी बॉडी किसकी है, कौन सा पार्ट किसका है, कहीं पर भी फोटो में नजर नहीं आ रहा है। जो समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ता आकर बयान दे रहे हैं, पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। शो किस तरह से खत्म हो जाए, आधा घंटे में जान छूटे, इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप लोग कोई भी तथ्यात्मक, ना एसपी साहब ने जानकारी दी, ना इन्होंने। अभी थोड़ी देर में कह देंगे तो गाय भैंस के कंकाल थे, इंसान के थे ही नहीं। नहीं, किस बॉडी का कौन सा हिस्सा वहाँ रखा गया है ये तो रजिस्टर बताएगा। ये जहाँ फैले पड़े हुए हैं वहाँ रजिस्टर से मिलान कैसे करेंगे आप? किसी मतलब के तो अरे आपने क्या लिख रहा है? कंकाल नंबर 1, कंकाल नंबर 2, हाथ नंबर 1, हाथ नंबर 2, टांग नंबर 1, टांग नंबर कंकाल 2, ऐसा लिख के रखा है क्या? आपको कुछ पता ही नहीं चल सकता इसमें कंकाल क्या है? कैसे लिख के रखा है मुझे ये बता दीजिए आप। कैसे पता चलेगा कि जफर अमीन साहब कैसे लिख के रखा है ये बता दीजिए। कंकाल नहीं है, कंकाल नहीं है तो क्या है? कंकाल नहीं है, ये तो जांच के बाद क्लियर हो जाएगा। नहीं तो क्या है अगर कंकाल नहीं है तो? नमूने हैं। नमूने किसके नमूने हैं? के कुछ हिस्से हैं। ये क्या बोल रहे हैं? कंकाल ही तो है वो, जिक्र किया जा रहा है। हिस्से तो कंकाल है जफर अमीन साहब। ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, बात नहीं, इतना अपमान, मानवता का इतना अपमान। वो कह रहे हैं कि पूरी मानवता का इतना अपमान हो रहा है दीपक जी। वो कह रहे हैं पूरी लाशों की बॉडी मानो कंकाल। जफर साहब, अफसोस हो रहा है आपकी बात सुन के, और इसी अफसोस के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। तो देश का कानून कहता है कि शव किसी इंसान का हो, उसका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ होना चाहिए। क्या यूपी पुलिस कानून और इंसानियत दोनों को भूल गई? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हम सीधे चलेंगे एलसी गुप्ता जी के पास। एलसी गुप्ता जी, आपने जफर अमीन साहब के तमाम तर्क सुने, आप तर्कों से सहमत हैं? आप बड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने अभी जो जफर अमीन साहब के वर्डिंग सुने, मुझे ऐसे लगता है कि जफर अमीन साहब, अगर इनके एसपी कुछ नहीं जानते तो जफर अमीन साहब तो कुछ भी ना जानते। वो अगर कंफ्यूज थे तो ये लगता है कि ये मानव जाति के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ऐसा फील होता है लाशों का अंबार लगा हो जो कंकाल में बदल गया। नहीं, जिस तरीके की बात जफर साहब कर रहे हैं उससे एक सिंपल सी बात मालूम चलती है कि ही वांट्स अननेसेसरी डिफेंड द थिंग्स। टेक्निकल एंगल से क्या लगता है? टेक्निकल एंगल से यह है कि ना तो किसी मोर्चरी में जहां पोस्टमार्टम होते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी तहसील में इस तरह कंकाल की जरूरत है और वो लोग रखेंगे, ना किसी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में इतने कंकाल की जरूरत है। जहां तक है इसमें अगर रखेंगे तो विसरा रखेंगे और वो विसरा बॉक्स में होंगे। यहां एक भी बॉक्स नजर नहीं आ रहा है और वो लोग रखेंगे, ना किसी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में इतने कंकाल की जरूरत है। जहां तक है इसमें अगर रखेंगे तो विसरा रखेंगे और वो विसरा बॉक्स में होंगे।
यहाँ एक भी बॉक्स नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो खोपड़ियां नजर आ रही हैं, क्या कोई ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें पूरी की पूरी खोपड़ी आपको सैंपल के तौर पर प्रिजर्व करनी पड़ सकती है या पड़ती है? 1 लाख केस में एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें हमें पूरी खोपड़ी की जरूरत हो। 1 लाख केस में से एक? हाँ, जहां हमें कोई आइडेंटिफाई करना हो कि ये कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसकी किसी ने मर्डर कर दिया, किसी तरीके से डेथ हो गई, तो इसको आइडेंटिफाई करना हु इज दिस, ठीक है। या कोई ये मालूम चले कि मर्डर का केस है तो ये मालूम करें कि मरने वाला कौन है। 1 लाख केस में ऐसा पॉसिबल होता है। एक ही मोर्चरी, छोटी सी मोर्चरी में 4-4 स्कल मिलना, जो कि हो सकता है ज्यादा भी हो, अभी तो 4 ही नजर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और समथिंग इज फिशी एंड डेफिनेटली बी टेकन सीरियसली। डेफिनेटली टेकन सीरियसली। लेकिन अभी उन्नाव में क्या हालात है, सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी विपिन के पास। विपिन, लेटेस्ट अपडेट क्या है? दीपक जी, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट ये है कि पुलिस और प्रशासन के जो लोग थे वो यहां से जा चुके हैं। जिन खिड़कियों में थोड़ी बहुत जगह बची हुई थी उन खिड़कियों को ढक दिया गया है, प्लाईवुड से कवर कर दिया गया है, दरवाजों पर एक्स्ट्रा ताला लगाया गया है, नया ताला खरीद कर लगा दिया गया है। और जो जांच की बातें कही जा रही थी, जांच जैसा कुछ भी नहीं है। इतना जरूर है कि मैं यहां आने के बाद मैंने खिड़कियों से झांक कर जो कुछ मैंने देखा है कि विसरा हमेशा बॉक्स में जो कहा जा रहा है और जार में सुरक्षित होता है, वो अभी भी अलमारियों में मौजूद है। और बोरों में कंकाल भरकर रखे गए हुए हैं, जो ये बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है कि कौन किसका, सिर किसका है, पैर किसका है, हाथ किसके हैं, पीठ किसकी है। तो कैसे, अगर रजिस्टर इनके पास है भी, अगर इनके पास रिकॉर्ड है भी, अगर ये मान भी लिया जाए, तो आखिर कैसे आंकड़ा लगेगा कि कौन किसकी डेड बॉडी रही थी, कौन किसका कंकाल रहा था। और जो यहां के लोकल लोग बता रहे हैं उनके मुताबिक 1979 से पहले यहां पर आज भी पुलिस चिकित्सालय है, लेकिन 1979 से पहले यहां पर पोस्टमार्टम हाउस हुआ करता था। तो मुमकिन है कि विसरा यहां पर रखा गया हो, लेकिन इतनी बेतरतीब तरीके से जिस तरह से कंकाल रखे गए हैं वो कहीं ना कहीं शक जाहिर करता है। और इस मामले में बड़ी जांच होनी चाहिए, तभी सच आ पाएगा। क्योंकि अभी अगर यहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस जांच करेगी तो मामले को भरसक दबाने का पूरा प्रयास किया जा सकता है। कितने कंकाल हैं, क्योंकि इसको लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, जो ऊपर से दिखाई दे रहा है और जो हमारे लोकल रिपोर्टर्स ने बताया है और जो लोग बता रहे हैं, तकरीबन आंकड़ा 100 को छू सकता है। लेकिन ये दिन में एक जब तक जो नरमुंड है, क्योंकि हाथ और पैर और उंगलियों से आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जो सिर है, सिर से अगर काउंट करेंगे तब ये समझ में आएगा। लेकिन अंदाजा ये बताया जाता है कि अगर प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से काउंटिंग हुई तो आंकड़ा 100 को छू सकता है। 100 को छू सकता है। विपिन, ऐसे कौन से सवाल है जो आपके दिमाग में अनसुलझे नजर आते हैं इस पूरी पहेली में? देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि आखिर अगर 1979 से पहले यहां पर मान भी लिया जाए कि पोस्टमार्टम हाउस था और यहां पर ये तमाम चीजें, तो यहां पर विसरा होना चाहिए, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन 100 लोगों के कंकाल रखना सबसे बड़ी बात, ये पहला सवाल ये खड़ा करता है। इसके अलावा ये पुलिस लाइन आज भी वर्किंग है, आज भी यहां पर लोग हैं और आज भी पुलिस चिकित्सालय है यहां पर। तो क्या पुलिस वालों को यह मालूम था कि यहां पर इस तरह की चीजें हैं, और अगर थी तो इस बात की जांच और तस्दीक क्यों नहीं करवाई गई? तीसरी बड़ी बात यह है कि आखिर क्या इसमें 2 तरह की चीजें आ रही हैं। क्या पैसे के लिए जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस को स्कल्प बेचा जाता है, मानव कंकाल बेचा जाता है, उसके लिए कुछ रखा गया था, किसी साजिश का हिस्सा रहा है, पुलिस वालों की जानकारी में तमाम चीजें रही हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों की एक लंबी फहरिस्त है दीपक जी, जिसका कोई भी जवाब कोई भी नहीं देना चाहता है। इतना जरूर है कि गोलमोल करके इस चीज को घुमाया जा रहा है। कोई आंकड़ों में उलझाना चाहता है, कोई जांच में उलझाना चाहता है, कोई जांच पर कार्रवाई में उलझाना चाहता है, लेकिन हकीकत क्या है ये कोई भी नहीं बता रहा है। लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है यहाँ पर, जिस जांच की बात कही जा रही है, अब तक कौन कौन सा बड़ा अफसर सामने आया है और क्या कोई औपचारिक जांच का ऐलान हुआ है? क्योंकि अभी तक एसएसपी के स्तर से डीएम को रिपोर्ट दी जा रही है। यानी एसएसपी और डीएम तो इस मामले में खुद संदेह के घेरे में आते हैं, क्योंकि उनके ही जिले के अंदर इस पूरे की पूरी तरह की घटना हुई है। तो वो दोनों अपने इलाके का खुद का जजमेंट कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि पुलिस लाइन में इस तरह से मानव हड्डियां और कंकाल बरामद होना अपने आप में संदेह के दायरे में आता है। और वही पुलिस लाइन जो पुलिस खुद जांच कर रही है, जिसके पुलिस लाइन में सब कुछ बरामद हुआ है, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि जांच निष्पक्ष होगी और जांच में जो कुछ बातें आएंगी वो सही साबित होंगी? दूसरी बड़ी बात यह है, गंगा में जो कंकाल और लाशें बरामद हुई थी उनका क्या हुआ? मेरे सामने वो लाशें निकाली गई थी और मेरे सामने ही उनको मट्टी में दबा दिया गया।
क्या जांच हुई, जो डीएनए सैंपलिंग की गई थी उससे क्या अनुमान लगा, और सिर्फ ये कह के कि ये बहकर आई है, मानव हमारी संस्कृति में ये हिस्सा है हिंदू संस्कृति में कि लोग प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन आज तक आपने भी सर देखा होगा इस चीज को, लेकिन 100 से ज्यादा एक साथ डेड बॉडीज कहीं बहकर आए, ये अपने आप में सामान्य घटना नहीं है। उसके बावजूद आज तक सच सामने नहीं आ पाया, और महज 15 दिनों के अंदर उन्नाव में ही दूसरी बार 100 मानव हड्डियां और कंकाल का बरामद होना कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। और बार बार उन्नाव में ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बार बार उन्नाव में ऐसा क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का भी हल ढूंढेंगे। लेकिन उदय सिन्हा जी, यहां सबसे बड़ा सवाल, 4 सवाल उठाए। 100 कंकाल पुलिस को मालूम था कि नहीं मालूम था, मेडिकल कॉलेज को बेचा जा सकता है, पुलिस की जानकारी और पुलिस की संलिप्तता। आपको इन 4 पॉइंटर्स पे क्या लगता है, क्या पुलिस संदेह के घेरे में है? निश्चित तौर पे कुछ भी रूल आउट नहीं किया सकता है, बिकॉज अभी इंक्वायरी उन्होंने इंस्टीट्यूट की है और इंक्वायरी चल रही है। लेकिन समथिंग इज बेसिकली रॉन्ग, ये बोलने में कोई मेरे ख्याल से प्रीमेच्योर स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक साथ 100 स्कल, 100 नहीं भी हों, 75 हों, 50 हों, और जो रिपोर्टर्स वहां पर अपने आंखों से देख रहे हैं, हमें उन्हें विश्वास करना चाहिए कि काफी तादाद में है वो, और काफी तादाद में है तो क्यों है। और एक कॉमन सेंस जो मुझे समझ में आता है कि आप जब भी पोस्टमार्टम के बाद एक सेट प्रोसीजर है, उसके जानने वालों को वो लाशें सुपुर्द की जाती हैं। जो लाशें जो जहां पर किसी का अनआइडेंटिफाइड बॉडी है या कोई क्लेमेंट नहीं है, उसमें भी एक सेट प्रोसीजर है उसको डिस्पोज ऑफ करने का। तो ये लाशें कहां से आई हैं, कंकाल के तौर पे कैसी हैं, और जब वो एक बोरे के अंदर है तो मुझे तो दिमाग में ये भी बात आ रही है कि 2008 का मतलब है आज 6 साल हो गया। 6 साल उस टूटे फूटे कमरे में एक नॉर्मल कंडीशन में ही वो बोरे सारे के सारे खुद ही दरक जाएंगे और वो चीजें बाहर आ जाएंगी। बोरों की भी अपनी एक मियाद होती है, एक शेल्फ लाइफ होता है। तो ये कई सवाल दिमाग में निकल के आते हैं कि लाशें थी उसके अंदर या हड्डी ही उसमें पैक करके लाया गया था, कहां से लाया गया था, क्यों लाया गया था। ये तफ्तीश शुरू होगी तो दूर तक जाएगी। तफ्तीश अगर शुरू होगी तो दूर तक जाएगी, लेकिन वाकई तफ्तीश शुरू होगी कि नहीं, ये भी सवालों के घेरे में है। सीधे चलते हैं जफर इकबाल साहब के पास, उसके बाद मौलाना यासूब अब्बास के पास जाएंगे। जफर इकबाल साहब, पोस्टमार्टम के बाद सेट प्रोसीजर है कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए या तो रिलेटिव को दिया जाए या बॉडी पुलिस वाले खुद डिस्पोज ऑफ करें। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या पोस्टमार्टम रूम था तो पोस्टमार्टम के बाद लाशें वहां वैसे ही फेंक दी जाती थी या फिर वहां पर कंकाल लाके रखे जाते थे? नहीं, अभी तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कितने नरकंकाल हैं पूरे, ये तो क्लियर नहीं है। अभी तो ये हो रहा है कि विसरा के नमूने हैं। और दीपक भाई, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो खेतों में नरकंकाल मिलते हैं, वो जांच में आते हैं कि साहब ये महिला का है, पुरुष की है, कितने दिन पुरानी है। तो और अभी गुप्ता जी ने कहा कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जिस मर्डर के केस में बहुत जानकारी करनी होती है, उनकी खोपड़ियां भी रखी जाती हैं। 1 लाख में से कितने ऐसे मामले रहे 1 लाख में से एक केस जांच होगी। 1 लाख में से एक केस नहीं, उन्होंने ये कहा है कि मर्डर के केस में नहीं। उन्होंने जो जुमला इस्तेमाल किया दीपक भाई, उन्होंने कहा है कि कत्ल के केस में जिसमें जानकारी नहीं होती है, उन तमाम केसों में भी इस तरह की चीजें रखी जाती हैं। ये उन्होंने कहा है। अब कत्ल के केस 1 लाख में एक केस कहना वो मुनासिब नहीं होगा। दूसरी बात ये है, मैं इस संबंध में थोड़ा सा आपको ज्ञान देना चाहूंगा कि ये पोस्टमार्टम, पहले तो आप ये कंफर्म करें कि यहाँ पोस्टमार्टम होते थे कि विसरा प्रिजर्व किए जाते थे। अब अगर पोस्टमार्टम यहाँ किए जाते थे तो विसरा प्रिजर्व नहीं किए जाते थे। दो में से एक चीज तो निश्चित है। अगर विसरा यहाँ प्रिजर्व कर रहे थे तो डॉक्टर कभी भी पूरा आपको कंकाल इकट्ठा करके आपको नहीं भेज देगा। ये तो 1979 की बात है। अगर 1900 अब मैं आपसे दूसरी तरीके से बात करता हूँ। अब मैं आपसे दूसरी तरीके से बात कर रहा हूँ। अगर 1980 से अगर 1980 से अगर आपने इस तरीके के कंकाल वहां पड़े रहने दिए तो आज 35 साल निकल गए।
अगर 35 साल में आपने इस डेड बॉडी के लिए रेस्पेक्ट नहीं पैदा की। वो जगह आपने पूछा है, आपने जो नहीं जो जगह पूछा है, अब 35 साल में तो बहुत सी सरकारें जिम्मेदार थी। सरकार कौन जिम्मेदार है, सरकार कौन जिम्मेदार नहीं है, इसकी बात अलग है। कम से कम आप गलती मान लीजिए कि प्रशासनिक चूक हुई है और उसकी जांच करा रहे हैं, आप दूसरे सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार कौन थी इसकी बात नहीं है, बात यह है कि हम कितना रेस्पेक्ट डेड बॉडी को, डेड पर्सन को दे रहे हैं। कंकाल है वो कंकाल कहां से आए हैं, इसकी रजिस्ट्री में एंट्री है कि नहीं, और अगर एंट्री है तो वो किन किन लोगों के सैंपलिंग हुई है, किन किन लोगों के सैंपल लिए गए हैं, उनके कौन से पार्ट रखे गए हैं, ये सब रिकॉर्ड में होगा। दीपक जी, इस तरह की संवेदनशीलता किसी सरकार की तरफ से, किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से आए तो ये मानवता के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं? आप कहिए प्रशासनिक चूक हुई है, सरकार की चूक है हमारी, और हम देखेंगे इसको। जांच ना हो, हम कब कह रहे हैं जांच ना हो? आपको तो अभी तक ये नहीं पता चला, आपने उस कमरे को उल्टा सील कर दिया जांच के नाम पर। नहीं कोई देख ना ले, कोई कैमरा लगाकर मीडिया वाला आपकी पोल ना खोल दे। वो नमूना है, कौन सा नमूना है, कौन सा रिकॉर्ड है, कहाँ है वो रिकॉर्ड? 10 घंटे में आपको ये नहीं पता चला कौन से नमूने हैं, कहाँ से आए हैं? जब जांच है, जो चीज है, जो चीज चैनल ने दिखाया उसको हम महफूज करेंगे। अच्छा जब्बार भाई, अभी रुकेंगे हम ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये बड़ी बहस जारी रखेगी। हम चलेंगे मौलाना यासूब अब्बास के पास और उनसे पूछेंगे कि अगर किसी को सुपुर्दे खाक नसीब ना हो तो क्या होता है। ब्रेक के बाद तो यूपी में कंकालों का मिलना लापरवाही या साजिश, सीधे चलते हैं मौलाना यासूब अब्बास के पास। मौलाना साहब, अगर किसी को सुपुर्दे खाक नसीब ना हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, मामला लाशों का है। बहुत देर से मैं आपकी बहस में हिस्सा बना हुआ हूं और बड़े अफसोस की बात है कि आज सफाइयों पर सफाइयां दी जा रही हैं। ये यब का वाकया है, ये जब का वाकया है, ये 10 साल पहले का या 20 साल पहले का है, मगर जो कंकाल है वहां के ऊपर जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। अगर से वो मुसलमानों के शव हैं और उनकी मैयतें हैं जो वहां के ऊपर कंकाल की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, तो फौरन उनको इस्लाम मजहब ये कहता है कि नमाज जनाजा के बाद में उसको फौरन सुपुर्द खाक कर देना चाहिए है। तो सवाल ये है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पता लगाए कि उसके अंदर कौन कौन से कंकाल जो हैं, कौन कौन से वो मुसलमान भाइयों के हैं, ताकि उनको उस मिल्लत के हवाले करना चाहिए है और वो उसको रीति रिवाज के हिसाब से उसको दफन करना चाहिए है। सवाल ये है कि हम बैठ के बहस करते रहे कि कितने लोग मर गए। आपने सोचा दीपक भाई, कितनी माओं की गोदियां उजड़ गई, कितनी औरतों के सुहाग लूट गए। आपकी रिपोर्ट ये बता रही है कि कम से कम 100 कंकाल वहां के ऊपर रखे हुए हैं, कोई उनकी बात नहीं करता है। तो सवाल यह, अगर ये पोस्टमार्टम के थे तो अभी तक के डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किए गए? सवाल ये है। इस तरीके से इसको काहे के लिए रखा गया है? बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, लोकल इंतजामिया की जिम्मेदारी है और इसको सरकार को भुगतना पड़ता है। असल में मैं इसके अंदर डायरेक्ट सरकार को दोष नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि गलती करता है कोई और भरता है कोई। तो सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से जब होता रहा तो सूबे की और मुल्क की फजा जो है बहुत जल्दी जो है वो खराब हो जाएगी। लिहाजा कम से कम इसके ऊपर सरकार को पहल लेना चाहिए है, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, और वो आपसी जो भेदभाव इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल, और आपसी नफरतें बढ़ाई जा रही हैं, इस नफरत को कम करने की बात और खत्म करने की बात होना चाहिए। बिल्कुल, नफरत को कम और खत्म करने की बात होना चाहिए और हमको इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए। ये बड़ा सवाल है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कंक्लूड करेंगे अपने डिबेट और फिर आपको दिखाएंगे अंदर की बात। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं विपिन चौबे के पास। उन्नाव विपिन चौबे उसी कमरे के बाहर खड़े हुए हैं जहां पर ये 100 से ज्यादा नरकंकाल मिले हैं। विपिन, क्या दिखा सकते हैं हमें और क्या नई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल दीपक जी, वो विभत्स तस्वीरें जो अभी तक हम लोगों ने लाइव नहीं देखा था, रिकॉर्डेड तस्वीरें देखी थी, वो लाइव देखिए। सबसे पहले मैं आपको इस कमरे के बाहर जो विसरा कक्ष लिखा हुआ है ये विजुअल्स दिखाता हूं। यहां पर विसरा कक्ष रखा हुआ है। विसरा क्या होता है इस बात को समझने की कोशिश है। विसरा जब किसी आदमी की मौत होती है तो अगर उसके मौत की वजह स्पष्ट नहीं होती है
तो उसके पेट के अंदर जो अतड़ियां होती है या फिर खाने पीने की जो थैलियां होती हैं या फिर जो गुर्दे होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है ताकि बाद में जब जरूरत पड़े तो उसको आइडेंटिफाई कर सके कि उसकी मौत कैसे हुई थी। लेकिन यहां जिस तरह से कंकाल और जितनी बेतरकी से आप देखिए कि जब इंसान जिंदा होता है तब तो पुलिस उसकी कद्र करती नहीं है, मरने के बाद भी इंसानी हड्डियों और खासकर इंसानी जो कंकाल हैं उनके साथ किस बेइज्जती से और कितने गंदे तरीके से उसे यहां पर रखा गया है, उसकी ये लाइव तस्वीरें पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से इंसानी खोपड़ियां, उनके हाथ पैर, पूरे शरीर के अलग अलग हिस्से किस तरह से बोरों में बंद करके यहां पे फेंके जाए और तमाम नरकंकाल आप देख सकते हैं। इसके आगे बहुत सारे शीशी और बड़े बड़े जार आपको नजर आ रहे होंगे, उनकी तस्वीरों को भी दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। विसरा वही होता है जो आपको इस जार में नजर आ रहा है, लेकिन कानून की किसी भी किताब में यह नहीं लिखा गया है कि पुलिस या फिर अस्पताल में इस तरह से मानव हड्डियों को प्रिजर्व करके रखने का कोई प्रावधान नहीं है। अलग स्पेशल केसेस की बात अलग है, लेकिन साधारणतः तरह जिस तरह से यह हड्डियां, मानव कंकाल, नरमुंड यहां पर दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं शक जाहिर कर रहे हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है जिसको छुपाने और दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा दाहिने हाथ में जो काले रंग की अलमारी आपको दिख रही है, जिस तरह के जार नीचे रखे गए हैं उसी तरह के जार इस तमाम अलमारियों में मौजूद है। यानी सैकड़ों लोगों के विसरा तो रखे गए हैं, लेकिन शक इस बात से पैदा होता है कि बोरों में जिस तरह से मानव हड्डियां, कंकाल, नरमुंड को रखा गया है वो कहीं ना कहीं शक जाहिर करता है। और जितनी बेइज्जती और जितना गलत तरीके से जी विपिन, मैं आपको रोकूंगा। एक ब्रेक के बाद हमारी ये विशेष कवरेज जारी रहेगी। अंदर की बात में हम सीधे जुड़ेंगे आपके साथ उन्नाव से। आप वहीं डटे रहिए, आप वहीं जमे रहिए। फिर से आप अपना वॉक थ्रू शुरू करिएगा। आप जितने मिनट हमारे साथ रहेंगे उतने मिनट बने रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद अंदर की बात में